हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर जीएस के लिए क्लासेस चल रही हैं। इतिहास का सेक्शन चला हुआ है और इतिहास में आज हम बहुत ही मुख्य व इम्पोर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसको ना जाना जाता है कुषाण वंश के नाम पर। कुषाण वंश हमारे इतिहास तथा हमारे एग्जाम की सिलेबस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम इसको पूरी कंप्लीट तौर पर स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे तथा उसके बाद अपनी तैयारी को और कुशल बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुषाण वंश। कुषाण वंश में तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि कुषाण वंश के शासक कौन थे। कुषाण वंश के प्रथम शासक का क्या नाम था आपको? कुजल कडफिसस, नाम याद रखना है। कुजल कडफिसस ने 15वीं से 65वीं ईस्वी तक, कब तक? 15वीं से 65वीं ईस्वी तक जो पहलवान वंश था, कौन सा वंश था? पहलव वंश को समाप्त करके कुषाण वंश की नींव रखी, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि जो कुषाण है ये मुख्य रूप से मंगोलियाई या चीनी प्रजाति के यूची जाति है, ठीक है। यूची जाति के 5 कबीलों में से एक था, ठीक है, जो कुषाण वंश की स्थापना भारत के अंदर करता है आकर, ठीक है। कुषाण वंश की प्रथम राजधानी कहां पर बनी आकर? जब वे वहां पर आए तो उन्होंने प्रथम राजधानी कहां पर बनाई? पेशावर के अंदर। तथा दूसरी राजधानी कहां पर बनाई उन्होंने? मथुरा के अंदर उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है। अब आपको यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और निकल के आता है कि कुषाण वंश रेशम मार्ग, कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग के रास्तों पर साम्राज्य विस्तार हुआ, इसलिए कुषाण वंश को संपत्ति का दौर भी कहा जाता है। अब आपसे रेशम मार्ग के बारे में पूछ सकते हैं कि रेशम मार्ग आखिरकार है क्या। तो रेशम मार्ग के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। विश्व के पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों के मध्य व्यापार व सांस्कृतिक कड़ियों का अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब क्या हो गया? पूर्वी व पश्चिमी, ठीक है। पूर्वी हिस्सा कौन सा आ गया? अगर आप नक्शे में देखेंगे तो चाइना में इधर पूर्वी हिस्सा आ गया, ठीक है, एशिया का पूर्वी हिस्सा। और अगर आप इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या पड़ता है? यूरोप। और यूरोप में उस वक्त सबसे संपन्न राज्य कौन था? रोम। तो रोम और इधर क्या हो गया? चीन। तो रोम और चीन के मध्य जो आयात व निर्यात का मार्ग था उसको क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग कहा जाता था। वही हमने लिख रखा है, ठीक है। पूर्वी से पश्चिमी हिस्से के मध्य व्यापारिक व सांस्कृतिक कड़ियों को जोड़ने का अच्छा उदाहरण है। चीन के हान वंश, कौन सा वंश? चीन के हान वंश ने रेशम मार्ग की खोज की थी, ठीक है। रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? चीन के हान वंश ने। 15वीं शताब्दी में खोला फला तथा ये क्या था? यह समुद्र व स्थल दोनों ही मार्ग थे तथा इनसे क्या होता था? यूरोप व एशिया के मध्य व्यापार होता था, उनको जोड़ता था। रेशम, चीन से रेशम कहा जाता था यूरोप की, स्पेशली रोम, ठीक है, रोम साम्राज्य में। और रोम से हमारे यहाँ पर क्या आता था? ऊंट, कांच तथा मूल्यवान धातुएं। तो इस चीज का व्यापार होता था। चाइना से रेशम रोम में तथा रोम से ऊन हो गया, ठीक है, कांच हो गया और अन्य मूल्यवान चीजें रोम से यहाँ पर आती थी। तो इस मार्ग को रेशम मार्ग कहते थे। तो कुषाण वंश इसी मार्ग पर आ गया, पेशावर पर और मथुरा पर, यहीं पर, इसलिए इसका स्थापना हुई। तो इसका साम्राज्य विस्तार यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। अब हम आगे की बातें देखते हैं। कुषाण वंश के शासक कौन थे? कुषाण वंश के शासक भीम कैडफिसस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की या उनका प्रचलन अपने साम्राज्य में लेकर आए? तो कौन आएंगे? कुषाण वंश। आपसे कुषाण वंश भी पूछ सकते हैं और ऑप्शन में आपसे ये भी दिखा आ सकता है कि भीम कैडफिसस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ठीक है। इन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? यहाँ पर टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहते हैं कि दिनार क्या है? आज के वक्त में दिनार करेंसी है अदर कंट्रीज की भी, लेकिन कुषाण वंश में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ साथ कुषाण ने तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, स्वर्ण मुद्राएं भी तथा तांबे के सिक्के भी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ कनिष्क के बारे में। कनिष्क का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका कार्यकाल 127 ईस्वी से लेकर 140 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। दूसरी बात, कुषाण राज्य के सर्वाधिक प्रख्यात शासक थे, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रख्यात इन्होंने हासिल किया, ठीक है। कनिष्क ने क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर
78वीं ईस्वी में, कब? 78वीं ईस्वी में शक संवत जारी किया। शक संवत क्या है? हमारे संविधान के अंदर शक संवत को अपनाया गया है। तो कौन सा हो गया? 78वीं ईस्वी। तो आज क्या है? 2020। 2020 में 78 जोड़ देंगे तो हमारा शक संवत का टाइम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो शक संवत किसके द्वारा बनाया गया? कनिष्क के राज्यकाल में, और हमारे संविधान के अंदर शक संवत को एक्सेप्टेंस दी गई है। इसके साथ साथ हमने गार्गेरियन कैलेंडर को भी अपने संविधान के अंदर डाला है। गार्गेरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जिसके द्वारा पूरा विश्व में स्थापित किया जाता है। जैसे कि आज के अगर हम तारीख ले लेते हैं, कुछ भी तारीख ले लो, 19/5/2020, तो ये क्या है? ये गार्गेरियन कैलेंडर से है, ये पूरे विश्व के अंदर जारी होगी। ठीक है, और संविधान के अंदर हमने शक संवत को भी जगह दी है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज वी फोकस एंड नोट डाउन। ओके, कनिष्क व चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क व चंद्रगुप्त मौर्य हमारे भारत के उस वक्त के अंदर ऐसे दो शासक थे जिनका साम्राज्य विस्तार भारत से बाहर तक भी था। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान तक, म्यांमार तक, तो वहां तक इनका साम्राज्य विस्तार था। कुछ मायने में श्रीलंका को भी भारत के अंदर समझा गया है, डाला गया है। ठीक है, इसके साथ साथ कनिष्क ने जो सिक्के जारी किए, कनिष्क ने जो सिक्के जारी किए उनपे किसका अंकन था? उनपे बौद्ध का अंकन था। इसके साथ साथ कनिष्क कौन सी शाखा के अनुयायी थे? तो जो बौद्ध धर्म के बाद एक संप्रदाय निकला था महायान, उस शाखा के अनुयायी थे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स हियर, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति कहां कराई गई? कुंडलवन के कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति कराई गई। तथा इस संगति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। ठीक है, उनके नाम क्या थे? महायान और हीनयान। ठीक है, तो ये दो संप्रदायों में विभाजित हो गया चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर। ठीक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस एंड नोट डाउन। अब हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक प्रगति में। कनिष्क के टाइम पर साहित्यिक प्रगति क्या थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। कोई भी राजा महान इसलिए नहीं होता कि उसका युद्ध कितने करता है। कोई भी राजा महान तब कहलाया जाता है कि उसके राज्य के अंदर साहित्यिक प्रगति किस प्रकार से हुई हो, प्रशासनिक प्रगति किस प्रकार से हुई हो, इसके साथ साथ उस राज्य की जनता का विकास उसने किया तो किस प्रकार से किया, उन पॉइंट पर कोई भी राजा महान कहलाया जाता है। तो इसी प्रकार इनके दरबार में साहित्यिक प्रगति बहुत ज्यादा थी, इसलिए इनको विद्वान यानी कि महान राजा के रूप में जाना जाता है। कनिष्क के दरबार पर सबसे ज्यादा विद्वान व दार्शनिक थे। ठीक है, अब आपसे कुछ दार्शनिक या कुछ विद्वानों के नाम पूछ सकते हैं और उनकी रचनाएं भी पूछ सकते हैं, तो आपको उनके दोनों के नाम याद रखने हैं। प्लीज इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। एक बहुत महान विद्वान का नाम आता है, क्या नाम था उनका? अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष की मुख्यतः 3 रचनाएं हैं और इन 3 रचनाओं को आपको याद करना है। पहली रचना का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। दूसरी रचना का नाम क्या है? सौंदरानंद। और तीसरी रचना का नाम क्या है? सरित्रपुत्र प्रकरण। तो ये आपको 3 रचनाएं याद रखनी है। इसके साथ साथ एक अनदर विद्वान है, उनका नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमा का मार्ग यानी कि शून्यवाद का अध्ययन किया, यानी कि शून्यवाद को बढ़ावा दिया। शून्यवाद का मतलब क्या होता है? माध्यमिक मार्ग मतलब बीच का पार। आप किसी भी पक्ष का ना निर्णय लेकर एक पक्ष के बीच का मार्ग अपनाएं तथा अपने रहने वाली जनता तथा अपना एक सिंपल वे अपनाएं कि ना तो आप युद्ध की स्थिति में जाएं और ना ही आप शांति की स्थिति में जाएं। एक बीच का मार्ग अपनाएं जहां पर विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो शून्यवाद का अध्ययन किसने किया? नागार्जुन ने। एक आता है चरक। चरक कौन थे? कनिष्क के राज्यकाल में राजवैद्य थे और इसी के साथ साथ उन्होंने आयुर्वेद की रचना की, इसलिए जनक को आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। ठीक है, तो चरक किससे थे? मेडिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थे। आज के हमारे भारत के अंदर कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनका नाम चरक के नाम पर रखा जाता है। तो दीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्लाइड, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब कुषाण शासन में कुषाण साहित्य का कला को जानकारी लेते हैं। कुषाण साहित्य का कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, देखिए इनकी कला साहित्य शैली 3 प्रकार में डिवाइड की गई है। नंबर 1 पर आता है गंधार कला शैली, दूसरे पर आता है अमरावती और तीसरे पर आता है मथुरा शैली। ठीक है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंधार शैली कहां पर है। ठीक है, तो गंधार शैली कहां पर होगी? अफगानिस्तान,
इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर पता है कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान यानी कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में भी इस शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत बौद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान शैली यानी कि गंधार शैली किस शासक से संबंधित है, तो कनिष्क शासक से संबंधित है। इसके साथ साथ पूछ सकते हैं कि वहां की जो मूर्तियां हैं वे किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान बोध को समर्पित है। ठीक है, इस शैली में मुख्यतः ग्रीको रोमन का प्रभाव दिखता है, ग्रीको रोमन का प्रभाव दिखता है। इसके साथ साथ भगवान बोध के अलावा हिंदी देवी देवताओं की मूर्ति भी इस शैली में बनी हुई है तथा इस क्षेत्र में प्राप्त की गई है। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाएगा कि मटेरियल कौन सा होता था, तो मूर्तियों में धूसर बलुआ पत्थर यानी कि बलुआ पत्थर या फिर धूसर बलुआ पत्थर का रूप होता था। इसी के साथ साथ आपसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध की मूर्ति थी उनकी भी कुछ विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो भगवान बुद्ध के उसमें घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। ठीक है, सघन नक्काशी दिखाई गई है, बिल्कुल सघन नक्काशी, बारीक के तौर पर नक्काशी की गई है। इसके साथ साथ अलंकृत सजावट भी की गई है। ठीक है, उसकी सजावट भी की गई है। ठीक है, सजावट से मतलब कि उनके जो कपड़े होते थे उनकी लहर तक की दिखाई गई है मूर्तियों के अंदर। ठीक है, जटिल प्रतीकात्मक तथा गंधार मूर्ति कला की यही विशेषताएं होती थी। इसी के साथ साथ वहां पर आपको एक बात और कह सकते हैं कि जो गंधार मूर्ति कला में जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है उसके अंदर उनकी पोस्चर कैसा है, तो वे कैसे पोस्चर है, वे एक क्या कहते हैं संध्या की बेस पर बैठे हुए हैं तथा उनके हाथ ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर में मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके कुछ उदाहरण भी पूछ सकते हैं, जैसे कि धर्मशिका स्तूप हो गया जो वो हो गया तक्षशिला के अंदर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है बामियान कहां पर है, बामियान अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, अफगानिस्तान की जो बामियान की मूर्ति है भगवान बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तालिबान ने बम से उड़ा दिया था। ठीक है, तो बामियान क्योंकि भगवान बुद्ध की मूर्ति होगी, गंधार शैली से रिलेटेड हो गई और कृष्ण के शासनकाल के अंदर बनवाई गई थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। दूसरी बात आती है अमरावती की मूर्ति, अमरावती की कला शैली। अमरावती कला शैली कहां पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी घाटी पर। ठीक है, इस शैली में क्या है, इसमें भगवान बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इस शैली में क्या हो गया, लंबी टांगे दिखाई गई हैं तथा छरछरे शरीर के साथ मूर्तियां बनाई गई हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि मूर्तियों का मटेरियल कौन सा यूज होता था, तो सफेद संगमरमर से वहां पर मूर्तियां बनाई गई थी अमरावती शैली के अंदर। तीसरी बात आती है मथुरा शैली। मथुरा कला शैली के अंदर क्या है, ये मथुरा पर केंद्रित शैली है। ठीक है, इस शैली में क्या है, भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ जैन मूर्तियां भी, भगवान बुद्ध की मूर्तियां और क्या हो गया जैन मूर्तियां, दोनों मूर्तियां और यक्ष की भी, जो हिंदू धर्म के अंदर यक्ष आते हैं उनकी मूर्ति भी, स्पेशली यक्ष भगवान आपसे रिलेटेड है, तो आपको यक्ष से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर्नाटक पर निशान लगा सकते हैं कि यक्ष भगवान या यक्ष मंदिर किस तरफ स्थित है, तो कर्नाटक लगाएंगे आप बिना किसी सोचे समझे। ठीक है, कि विभिन्न मूर्तियां बनाई गई थी मथुरा शैली पर। इसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो यक्ष भगवान है उनकी मूर्तियां किस शैली पर बनाई गई हैं, तो मथुरा कला शैली पर बनाई गई है। दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपकी क्वेश्चन आईपीएस, आईसीएस और इसी के साथ साथ पीसीएस लेवल तक आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज बी फोकस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर गोइंग ऑन देयर। ओके, इसी के साथ साथ क्या है, मूर्तियां सफेद चित्तीदार बलुआ पत्थर की बनाई गई। तो आपको इसमें दो कॉमन फैक्टर क्या मिलेंगे, गंधार शैली व मथुरा शैली की मूर्तियां बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, और एकमात्र अमरावती शैली की मूर्तियां सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। ठीक है, मथुरा शैली के अंदर क्या है, बुद्ध, जैन तथा यक्ष की मूर्तियां मिलती हैं। इसके साथ साथ क्या है, गंधार शैली के अंदर हिंदू देवता तथा बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे आप इनको याद कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कॉमन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर चैप्टर अबाउट कनिष्क शासन। ठीक है, इसके बाद सातवाहन वंश आ गया था, तो उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो दीज आर ऑल अबाउट कनिष्क। ठीक है, सो अगर आपको और किसी तरह का डाउट हो, सो यू कैन टू कमेंट सेक्शन। ठीक है, यू कैन डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, एज वेल एज प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक द बटन, एज वेल एज if you do not have subscribed our channel, then please do subscribe, as well as please connect it with our Telegram channel. Thank you so much. Be connected.